अब फेस वैल्यू क्या होता है, इशूड वैल्यू क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू क्या होता है, जो पैसा लाने का मेरा खर्चा होता है, जो कॉस्टिंग होता है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मनी के मतलब नोट पे जो लिखा रहता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और आरबीआई गवर्नर अपना प्रॉमिस करता है। रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा मैंने बचाया है, जो पैसा मैंने जमा किया है, उसको अपने बिजनेस में क्या करूंगा, फ्लो बैक करूंगा। वो सारा पार्ट आप लोग कवर कर लीजिएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, जिसमें आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस अलोंग विथ फोर्थ चैप्टर दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि पैसा मेरे पास कहां कहां से आता है और जो पैसा लाने का मेरा खर्चा होता है, जो कॉस्टिंग होता है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अपने को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला चीज, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है, ये तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मतलब जो पैसा मैं उठा रहा हूं वो किस टेन्यूर के हिसाब से उठा रहा हूं, अप टू 1 ईयर, अप टू 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। ठीक है, लॉन्ग, मिडिल एंड शॉर्ट। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, जहां पे ओनर फंड और बोरोड फंड का बात किया गया था, वही दिया हुआ है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में ओनर कैपिटल होता है और बोरोड कैपिटल होता है। ओनर कैपिटल मतलब आपका शेयर कैपिटल और आपका रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गया? रिटेन्ड अर्निंग मतलब फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। आपका शेयर कैपिटल समझ में आ रहा ना? कौन सा शेयर कैपिटल? ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। किसका बात कर रहा है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल का बात कर रहा है। अगर आप किसी को इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हो तो आपको उसको पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर ओनर। वो क्या बन जाता है? को ओनर। तो अगर फायदा होगा तो फायदा मिलेगा, नुकसान होगा तो नुकसान बेयर करना पड़ेगा। वहां पे कोई भी आपको लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर बनता है, बिकॉज वोटिंग राइट उसके पास भी आ जाता है। तो ओनर कैपिटल वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपका रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब मैंने बता दिया कि जो पैसा आपने रिटेन्ड करके रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्लो बैक करते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मेरा खुद का जो जमा पूंजी है, उस पर्टिकुलर पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं, तो मेरा जो पैसा है उस पर मेरे को किसी को इंटरेस्ट थोड़ी पे करना है, तो मेरा कोई कॉस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो दो ओनर कैपिटल होता है, एक आपका शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिटेन्ड अर्निंग। उसको हम लोग फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। और जो बोरोड फंड होता है या बोरोड कैपिटल होता है, वो डिवेंचर हो गया या लोन हो गया। वो डिवेंचर हो गया या लोन हो गया। ये आपका सम्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है, बिकॉज इसके अलावा भी बहुत सारा आपका क्या होता है बोरोड कैपिटल, जिसमें जीडीआर, एडीआर, आईडीआर का बात करते हैं, बट उस पर अपने को सम्स नहीं करना है, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिलेबस ओरिएंटेड समझाया जा रहा है कि रिलेट करने में कोई भी परेशानी ना हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता रहे। अगर कभी प्रैक्टिकल में स्टक हो जाओ तो थ्योरी में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि आपका अवेयरनेस रहना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। बोरोड कैपिटल मतलब आपका डिवेंचर और लोन। ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स जनरेशन दिया हुआ है आपका इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ये भी सिर्फ टर्म का बात है, पैसे का बात हो रहा है। सिंकिंग फंड मेथड हो, ये सब हम लोग मेथड पढ़ते हैं डिवेंचर वाले चैप्टर में। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में आप लोग एक मेथड सॉल्व किए होंगे, सिंकिंग फंड मेथड। तो यहां पे सिर्फ आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा आपका इंटरनल सोर्स है, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स हो गया रिटेन्ड अर्निंग और सिंकिंग फंड, एक्सटर्नल सोर्स और में आ गया आपका डिवेंचर और फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपने बाहर से उठाया है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है।
अब हम लोग टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला नाम है व्हाट इज कमर्शियल पेपर। अच्छा, फॉर्म ऑफ मार्केट आप लोग पढ़े हो, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये चीज आप लोग का फॉर्म्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट जब पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट और कौन सा मार्केट, मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब आप लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में ही आपका प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसमें हम लोग आईपीओ इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हम लोग एफपीओ इशू करते हैं, फ्रेश पब्लिक ऑफर। हम लोग फिर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक मार्केट जो रेगुलर परचेज शेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंडरी मार्केट। तो ये सारा पोर्शन किसका था, कैपिटल मार्केट का। बट जो इंस्ट्रूमेंट अप टू 1 ईयर के लिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। वो सब आपका क्या है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, आपका टी बिल, ये सब किसका पार्ट है, आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सब कब आया है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका ड्यूरेशन क्या है, सबका ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर ही होगा, बिकॉज ये सारा क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। पहला पॉइंट है आपका व्हाट इज कमर्शियल पेपर। क्या लिखा हुआ है, रीड कीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग रीड कर लिए हो। क्या लिखा हुआ है, इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट issued in the form of promissory note. It was introduced in the year 1990 with the view to enable highly rated corporate borrower to diversify their source of short-term borrowing and to provide an additional instrument to investor. It may be issued to a discount on a face value and redeemable at its face value. तो ये जो टॉपिक सब है, ये टॉपिक को समझने के लिए मैंने क्या बोला था पहले क्लास में कि आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज चाहिए टू गेट अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फेस वैल्यू क्या होता है, इशूड वैल्यू क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो इशू ऑफ शेयर में, इशू ऑफ डिवेंचर में। तो उसका नॉलेज अगर थोड़ा भी रहेगा तो समझने में आसानी होगा। जिसको पता है उसको आसानी होगा, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा समय लगेगा, बट समझ में सबको आएगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो जैसे आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, कितने बच्चे को बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से आता था। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे उस चैप्टर में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे आपका इंडोर्समेंट होता था, इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। तो ये सारा क्या था, प्रोमिसरी नोट था कि प्रॉमिस टू पे हो रहा है ना, जैसे आपका पैसे पे, मनी के मतलब नोट पे जो लिखा रहता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, और आरबीआई गवर्नर अपना प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस जो कर रहा है आपका, सेम तरीके से प्रोमिसरी नोट भी होता है। वो कागज का टुकड़ा एक प्रोमिसरी नोट होता है जो सामने वाले को ऑप्शन देता है कि आपको सर्टेनली शॉर्ट फ्रेम में वो पैसा मिल जाएगा, बट अगर सामने वाले को पैसे का अर्जेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंटिंग कर सकते हो या फिर एंडोर्समेंट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन कब रहता है, जब इंस्ट्रूमेंट रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या याद रखना है, ओनली किस पर्टिकुलर ईयर में वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लाया गया था और उसका ड्यूरेशन क्या है। मतलब सपोज मैंने आपका पैसा उठाया इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर, तो मेरे को रीपे कितने दिन में करना है समझने की कोशिश करना। जितना भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो सारा इंस्ट्रूमेंट आपका शॉर्ट टेन्यूर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक कॉर्पोरेट हूं, मैं एक कंपनी हूं, XYZ भी एक कंपनी है, मेरे को आपका माल खरीदना है, मैं माल लेकर के आऊंगा, उसका WIP करवाऊंगा, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस का समय लगेगा, फिर मैं कस्टमर को बेचूंगा। तो जो कस्टमर होगा मेरा, मतलब जो मेरा कौन होगा, डेटर होगा, वो मेरे को सपोज 20 दिन का लैग दिया कि भैया मैं 20 दिन बाद पेमेंट करूंगा, और जिससे मैंने माल खरीदा है, जो क्रेडिटर है मेरा, जो मेरा सप्लायर है, उससे मैं ले लूंगा 50 दिन का उधारी।
तो ये बंदा मेरे को आपका 20 दिन ने बोला पैसा दे देगा, मेरे को माल बनाने में लगेगा 20 दिन, तो 20 + 20 हुआ 40 दिन। तो 40 दिन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये सप्लायर को मैंने 50 दिन का समय दिया था, उससे पैसा लेकर के, मतलब अपने डेटर से पैसा लेकर के अपने क्रेडिटर को मैं चुका दूंगा। बिजनेस तो ऐसे ही ना होता है। अगर आप कैश सेल करते हो तो बिजनेस नहीं कर रहे हो आपको क्रेडिट सेल करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। तो जब आप उधार ले करके, उधार बेच करके, उधार से कमा करके उधार चुका दे रहे हो, मतलब आप सही तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। बट अब ये मैनेजमेंट में कभी क्या हो सकता है कि डेटर पैसा देने में लेट कर दे, डेटर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपका काम समय पे कंप्लीट ना हो, मतलब जो WIP का आपने 20 दिन का समय लिया है वो आपका 30 दिन लग जाए, 35 दिन लग जाए, बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सिन इवेंट। तो सामने वाले का कमिटमेंट दिया हुआ है ना, तो यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू योर सप्लायर। अब उस समय आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बट पैसा आपके पास आएगा, आज नहीं आएगा, 20 दिन बाद आएगा, बट आने वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म लोन थोड़ी लोगे कि भैया हम 2 साल में चुकाएंगे, 1 साल में चुकाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि भैया ये प्रॉमिसरी नोट पकड़ो, मेरे को पैसा अभी दे दो, बिकॉज मेरा कमिटमेंट फेल हो जाएगा। समझ में आया बात? इसी के लिए हम लोग ICD भी इशू करते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। 2 कॉर्पोरेट आपस में क्या करेगा, खेलेगा, मेरे को पैसे का दरकार पड़ेगा हम ले लेंगे, आपको दरकार पड़ेगा आप ले लीजिएगा। कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो कमर्शियल पेपर कब आया था, 1990 में, फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, इट इज एन डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक, जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय विथ अ कंपनी एट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब गवर्नमेंट अलग अलग योजना लेकर के आता है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं किसके पास, पैसा हम लोग किसके पास डिपॉजिट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट आपका ट्रेजरी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फिक्स पब्लिक डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव पब्लिक डिपॉजिट। तो जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है, फिक्स्ड या क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल लीज, क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट टू फाइनेंस the use of equipment for a major part of its useful life. It is also called what, capital lease, as it nothing but a loan is disguised. It is a long term in nature. क्या लिखा हुआ है, it is an agreement to finance the use of equipment for the major part of useful life is called what, capital lease. जब किसी से आप capital lease पे लेते हो, capital lease पर आप लेते हो, capital lease पर लेते हो मतलब राइट टू यूज आप ले रहे हो पर्टिकुलर टेन्यूर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लीज। व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेशन करने के लिए जो चीज हम लोग लीज पे लेते हैं, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ओनरशिप एग्जीक्यूट करने के लिए जो सामान हम लोग खरीदते हैं कि भाई आपको हम 5 साल या 2 साल या 1 साल, जैसे मेरा काम है, हम आपको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, या जगह हम लोग ले रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग लीज में डाल के रखेंगे। एक बार इसको रीड कीजिए, आपका ऑपरेटिंग लीज एंड डिवेंचर का डेफिनेशन, डिवेंचर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार आप लोग रीड कीजिए इसको। होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ऑपरेटिंग लीज मतलब समझ में आया, ऑपरेटिंग लीज मतलब समझ में आया, जो आपका ऑपरेशन के लिए हम लोग लीज लेते हैं। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ फॉर द यूज ऑफ एन एसेट्स बट डज नॉट कन्वे द राइट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। आपके पास ओनरशिप नहीं आ रहा है बट राइट टू यूज आ जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज।
और डिवेंचर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इज अनदर फॉर्म ऑफ लोन। क्या होता है डिवेंचर? एक तरह का लोन होता है जिसका काम क्या है आपका? डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना। क्या करना? डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना। तो पैसा अपने को उठाना है। दिस ऑल आर ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब वो लॉन्ग टर्म है, वो मिडिल टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है, ये आपको डिसाइड करना कि पैसा आपको कितने समय के लिए चाहिए। तो पैसा आपको कितने समय के लिए चाहिए ये अगर पता है आपको, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस मोड ऑफ ऑपरेशन या किस मोड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, या किस मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये चीज आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिवेंचर। क्या? इट इज अ टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय द फिजिकल एसेट्स और कोलेटरल। डिवेंचर क्या होता है? ये भी आपका क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पे प्रैक्टिकल सम्स कर चुके हो क्लास 11 में। इट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग रिटन ऑर्डर यूज प्राइमरी इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट बाइंड वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, उसमें डेट लिखा हुआ रहेगा। ग्रेस पीरियड 3 दिन का मिलता था, वही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट बोनस शेयर। बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ये सब क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। बोनस शेयर का मतलब आपका कंपनी आपको आइदर नॉमिनल कॉस्ट और फ्री में क्या दे रहा है? बोनस दे रहा है। दीपावली में बोनस मिलता है ना कैश में, इंप्लॉय लोग को, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर मिलता है बोनस में। स्वेट इक्विटी शेयर आपके मेहनत के लिए, आपके पसीना का एफर्ट पेमेंट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सॉरी, मतलब आपको कैश पे नहीं करना है, क्या पे करना है आपको? शेयर पे करना है। उसको बोलते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर। कुछ कंडीशन है स्वेट इक्विटी शेयर का। अच्छा, बोनस शेयर पढ़ लीजिए एक बार। बोनस शेयर इज अ फ्री शेयर ऑफ स्टॉक given to current shareholder in a company based upon the number of shares that the shareholder already owns। आप शेयर होल्डर हो तभी आपको बोनस मिलेगा। मतलब आप अगर एम्प्लॉय हो तभी ना आपको मिठाई का डब्बा मिलेगा। रास्ते पे चलते हुए तो दीपावली का मिठाई का डब्बा नहीं मिलेगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बोनस शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या हो गया? इट मींस सच इक्विटी शेयर आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how for making available rights in the nature of intellectual property right, value addition by whatever name called। सिंपल मतलब है आपका कि अगर आप एफर्ट अच्छा कर रहे हो तो कंपनी रिजोल्यूशन पास करके आपको क्या देता है? शेयर देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। Term financing, it is a medium term of finance primarily by the bank and financial institution। It is another form of loan। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, these all about source of finance। We basically supposed to collect the fund from different instrument। These all are the name of certain instrument framed by the either capital market or the money market instrument। फीचर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी, ऑब्लिगेशन, मैच्योरिटी। अलग अलग फॉर्म है कि हम लोग पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल फॉर्म के लिए लेते हैं तो हम लोग टर्म फाइनेंसिंग करवा लेंगे। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेन्ड अर्निंग। जो पैसा मैंने बचाया है, जो पैसा मैंने जमा किया है, उसको अपने बिजनेस में क्या करूंगा? फ्लो बैक करूंगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ इंटरनल और सेल्फ फाइनेंसिंग बाय कंपनी। आप खुद का पैसा लगा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। इसका फायदा क्या है? कन्वीनियंस है, कोई एसेट्स चेंज नहीं होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, गुडविल अच्छा क्रिएट होगा। बोलते हैं ना बूटस्ट्रैप है, ये कंपनी मेरा बूटस्ट्रैप है, किसी से मैंने पैसा नहीं लिया है, वो हो गया आपका रिटेन अर्निंग या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नुकसान क्या है? कोई डिविडेंड नहीं, अंदाजे पे काम होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं, कभी कभी बैलेंस ग्रोथ नहीं होता है। तो फायदा नुकसान दोनों ही रहता है आपका। नेक्स्ट आपका ट्रेड क्रेडिट। इट इज एन एग्रीमेंट वेयर अ कस्टमर कैन परचेस गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ विदाउट पेइंग द कैश। मैंने अभी बताया था आप लोग को डेटर और क्रेडिटर के बीच का रिलेशन, जो लैग होगा आपका 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो जो उधारी का टेन्यूर है, जो ट्रेड क्रेडिट,
उधार जो मिल रहा है आपको व्यापार करने के लिए, उसको लोग क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड क्रेडिट। की आप विदाउट पेइंग द कैश यू कैन कलेक्ट द गुड्स, यू कैन कलेक्ट योर स्टॉक एंड सेल दैट पर्टिकुलर स्टॉक टू द डेटर, और वहां से पैसा कलेक्ट करके यू कैन इजिली पे टू देयर सप्लायर, आपका जो क्रेडिटर उसको आप पेमेंट कर दे रहे हो। मोरलेस इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इसी का टेक्निकल, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में इतना ही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। अगर ये सारे टर्म पढ़ लेते हो तो आप लोगों को फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। एक बार जितना भी पीछे का पार्ट है वो सारा पार्ट आप लोग कवर कर लीजिएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, जिसमें आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ये 4 टॉपिक आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा करके रखिएगा। बाकी रिमेनिंग जो और चैप्टर्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। समझ में आना चाहिए, दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, उस पर फिर काम करके आप लोग को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, सब डिटेल आप लोग के पास अवेलेबल रहता है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग डायरेक्टली हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलो बाय बाय। आज हनुमान जयंती है, चलिए जय बजरंगबली सबको।